हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं सुनील कुमार आपका फिर से एक बार फिर स्वागत करता हूं स्टडी मंत्रा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है, हम 12th क्लास की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट अभी कंप्लीट कर चुके। काफ़ी अच्छी तरह से मैंने उसके अंदर किया था, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल हमने दोनों किए थे। अगर आप में से किसी भी बच्चे का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाल सकते हो डाउट को। तो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। ठीक, आज हम एक सेकंड यूनिट 12th क्लास की सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो देखो, हम यहाँ पर फर्स्टली हम यहाँ पर एक एडवांस से ही चल रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जब करोगे तो आपको कौन कौन से टॉपिक ऐसे होंगे जिसके ऊपर आपने एक विशेष ध्यान इसके ऊपर देना होगा। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, तो देखो सबसे पहले जो क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। कंसंट्रेशन टर्म के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर हमारी जैसे कि छोटी छोटी डेफिनेशन आएंगी। मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पार्ट पर मिलियन है। ठीक है, ये सब टर्म इसके अंदर पढ़ेंगे। और ये छोटी टर्म नहीं होगी बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसके बेस के ऊपर हम आगे बहुत सारे जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आप बहुत सारे मिलेंगे आपको। ठीक, काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। सेकेंड जो टॉपिक हो वो क्या होगा इसका, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ठीक, वेपर प्रेशर के बेस के ऊपर भी हम यहां पर दो टॉपिक होंगे इसके ऊपर। एक तो होगा आपका हेनरी लॉ और एक हम इसके अंदर से पढ़ेंगे राउट लॉ। ठीक, एक क्या होगा आपका हेनरी लॉ तो दूसरा राउट लॉ इसके अंदर पढ़ेंगे। थर्ड, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा यहां से वो क्या होगा इसका, वाट हॉफ फैक्टर। वाट हॉफ फैक्टर, ये इसके क्या है, की टॉपिक है बिल्कुल। ठीक, की पॉइंट इसके हैं जो कि आपको करने होंगे। कंसंट्रेशन टर्म, वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वाट ऑफ फैक्टर, जिसके बेस के ऊपर आप काफी सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो अलग अलग टॉपिक है, 4 टॉपिक है। इन 4 टॉपिक में से हम अलग अलग टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक, साथ के साथ इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आए हैं वो सभी क्वेश्चन हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज यूनिट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन होता क्या है, तो चलो पहले डेफिनेशन ही लिख लेते हैं कि इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है ये, और किसका होता है, 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का एक मिक्सचर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो होमोजेनियस, होमोजेनियस का मतलब क्या होगा, देखो अब आपके पास क्या है, हम यहां पर 2 सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, एक सिचुएशन के अंदर क्या है, आपने एक बिकर के अंदर पानी ले रखा है और हम उसके अंदर क्या है, कुछ क्रिस्टल यहां पर शुगर के डाल देंगे। हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम शुगर के जो क्रिस्टल इसके अंदर प्रेजेंट थे वो क्या होंगे, धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम शुगर के क्रिस्टल को पानी के अंदर नहीं देख सकते, मतलब कि यहां से डिसअपियर हो जाते हैं। डिसअपियर का मतलब ये नहीं कि वो यहां से वेपोराइज हो गया, ठीक है, सब्लिमेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके अंदर हुआ क्या है कि जो शुगर के क्रिस्टल आपने पानी के अंदर डाल रखे थे वो छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर टूटना शुरू हो जाते हैं और वो छोटे छोटे पार्टिकल पानी के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो इतने छोटे हो जाते हैं कि हम उसको नेक्ड आई के साथ नहीं देख सकते। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन के अंदर जो बात करेंगे वो किस प्रकार का सॉल्यूशन आपके पास होंगे, सारे के सारे वो
ट्रू सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसकी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। क्या होगी? इसकी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। अब यहां से देखते हैं कि होमोजेनियस कैसे हुआ। ये हमने तो इसके अंदर सॉलिड डाला था। जब देखेंगे कंप्लीटली जब शुगर इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है तो हमने 1 चम्मच पानी की यहां से ली, टेस्ट करके देखा, बिल्कुल स्वीट टेस्ट इसके अंदर आया। यहां से हमने 1 चम्मच ली पानी की, टेस्ट करके देखा, बिल्कुल मीठा। यहां से हम देखते हैं बिल्कुल वही सेम स्वीटनेस इसके अंदर यहां से आती है। दैट मीन्स कि कंप्लीट बीकर के अंदर जो शुगर और पानी की जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल क्या है? यूनिफॉर्म है। क्या है? बिल्कुल यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। इसलिए मैंने क्या बोल दिया कि ये मिक्सर कैसा? आपका होमोजेनियस मिक्सर है। उसके बाद क्या ये नॉन रिएक्टिंग है? जी बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि जब हमने शुगर इसके अंदर मिलाया तो क्या हुआ? ना तो यहां से टेम्परेचर चेंज होता है, ना तो टेम्परेचर चेंज होता है, ना कलर चेंज होता है इसके अंदर, ना इसमें से कोई गैस बाहर निकलती है, और ना ही इसकी स्टेट चेंज होती है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको वहां से आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, वो इनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। अगर इन 4 चेंज में से कोई एक चेंज भी अगर होता होगा तो हम बोल लेंगे कि उसने क्या किया? केमिकल रिएक्शन कर ली है। तो ना तो इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, ना इसका कलर चेंज हुआ है, ना इसकी गैस यहां से बाहर निकली है, ना इसका स्टेट चेंज हुआ है। दैट मीन्स कि इसने केमिकल रिएक्शन नहीं की। दे आर नॉन रिएक्टिव विद ईच अदर। उसके बाद हमने ले लिया फ्रूट चार्ट। फ्रूट चार्ट हम यहां पर ले लेते हैं। ठीक, और कंप्लीटली किससे फिल्ड है? ये फ्रूट चार्ट से। ठीक, ये फ्रूट चार्ट इसके अंदर है। हमने एक चेक किया इसके अंदर कि क्या इसकी जो कंपोजिशन है बिल्कुल यूनिफॉर्म है। तो यहां पर हमने देखा एक बार कि इस कॉर्नर के ऊपर ग्रेप्स ज्यादा है, इस कॉर्नर पर देखा बनाना ज्यादा है। बट अगर हम यहां पर देखते हैं, बिल्कुल बॉटम में देखते हैं, तो क्या है? वो मिक्स है, बिल्कुल मिक्स है। तो पूरे बीकर के अंदर अगर बात करते हैं तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो नहीं हुआ। यहां पर ग्रेप्स है, यहां बनाना है, यहां मिक्सर है। तो दैट मीन्स कि ये क्या है? ये होमोजेनियस नहीं है। ये तो कैसा होगा? आपका हेट्रोजीनियस होगा। ये क्या होगा? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सर होगा। इसलिए हम इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करवाता, इसलिए हम आगे रिएक्टिंग नॉन रिएक्टिंग तो देखेंगे ही नहीं। ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ये होमोजेनियस भी है आपका, नॉन रिएक्टिंग है। दैट मीन्स कि ये क्या होगा? आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना? समझ में आया हो? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। और आप इसको साथ के साथ कॉपी में उतार भी रहे होंगे। उसके बाद सब्सटेंस। विच सब्सटेंस मेड अप सॉल्यूशन। ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। उनको हम क्या बोलेंगे? कंपोनेंट बोलेंगे। अगर इसी कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे उसके अंदर आपको 2 कंपोनेंट मिलेंगे। एक कंपोनेंट को तो हम क्या बोलेंगे? सोल्यूट। दूसरे को क्या बोलेंगे? सोलवेंट। एक क्या होगा? सोल्यूट होगा, दूसरा क्या होगा? सोलवेंट। बिल्कुल आसान। सोल्यूट जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होगा, सोलवेंट जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसकी क्वांटिटी क्या होगी? बिल्कुल कम होगी सोल्यूट की, सोलवेंट की क्वांटिटी लार्ज होगी। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन लार्ज है कौन कम है। तो यहां से अल्फाबेट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 7 अल्फाबेट है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 अल्फाबेट है। तो जिसके अंदर ज्यादा अल्फाबेट वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर होगा, जिसके अंदर कम अल्फाबेट है वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होगा। तो यहां से अगर हम देखते हैं, सोलवेंट क्या है आपका? लार्ज क्वांटिटी के अंदर, और सोल्यूट क्या है? स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। और भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? विच इज डिसॉल्व। ठीक है, जो डिसॉल्व होता हो उसको हम क्या बोलेंगे? सोल्यूट बोलेंगे। और इन विच डिसॉल्व, ठीक है, जिसके अंदर डिसॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोलवेंट उसको बोलते हैं। ठीक है,
जिसको डिसॉल्व किया गया सोल्यूट, जिसके अंदर डिसॉल्व किया गया वो क्या आपका सॉल्वेंट। लाइक जैसे देखो मैंने बोला सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, हमने बोल दिया सॉल्ट इन वाटर, दैट मीन्स यहां से ही पता चल गया कि सोल्ट को पानी में डिसॉल्व किया है। अगर सोल्ट को पानी में डिसॉल्व किया तो सोल्ट क्या हुआ यहां पर, ये बन गया सोल्यूट, पानी क्या हुआ सॉल्वेंट, क्योंकि इसके अंदर डिसॉल्व किया गया है ना। ऐसे ही जो प्रीवियस एग्जांपल हमने लिया था शुगर इन वाटर, अब शुगर इन वाटर, शुगर को पानी में डिसॉल्व किया तो शुगर क्या हुआ सोल्यूट और पानी क्या हुआ सॉल्वेंट, ठीक है, पानी क्या हुआ यहाँ पर सॉल्वेंट। और ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है कि जब भी हम पानी में नमक या पानी में चीनी मिलाते हैं तो लार्ज क्वांटिटी के अंदर क्या लिया जाता है, हमेशा पानी ही लिया जाता है, ठीक है, इसलिए हमने पानी सॉल्वेंट और शुगर और साल्ट के आपके सोल्यूट हो गए। क्लियर है ना यहाँ तक का। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हो गए सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी के अंदर, जिसको डिसॉल्व किया गया सोल्यूट, जिसमें डिसॉल्व किया गया वो सॉल्वेंट होगा। ओके, तो ये था आपका सॉल्यूशन और उसके कंपोनेंट। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन को किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन को मेनली हम 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेस के ऊपर करेंगे, ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सेकंड क्या होगा, ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के ऊपर हम क्लासिफाई करेंगे। थर्ड क्या होगा यहां पर, थर्ड होगा ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस के ऊपर, कितने कंपोनेंट हमने उसके अंदर मिक्स किए हैं उसके बेस के ऊपर हम इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो 3 तरह से क्लासिफाई करेंगे, सॉल्वेंट कैसा है, फिजिकल स्टेट कैसी है सॉल्यूशन की, और नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं। तो क्लासिफिकेशन करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के टाइप के ऊपर। इफ सॉल्वेंट इज वाटर, अगर सॉल्वेंट एक वाटर होता है, ठीक है, अगर सॉल्वेंट वाटर लिया जाए तो सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा आपका वो एक्वस सॉल्यूशन। अगर एज ए सॉल्वेंट वाटर का यूज किया जाए तो क्या बोलेंगे उसको एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, वाटर क्या है यहां पर सॉल्वेंट, ठीक है। शुगर इन वाटर, ठीक, वाटर क्या है यहां पर सॉल्वेंट, ओके। इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, वाटर क्या है सॉल्वेंट, ठीक है। तो जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या हो वाटर हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे उसको एक्वस सॉल्यूशन। इफ सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, अगर वाटर के अलावा कोई दूसरा कोई और सॉल्वेंट अगर यहां पर हो, लाइक जैसे कि आपके पास क्या हो इसके अंदर ईथर हो, बेंजीन हो, ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड हो, ठीक। अगर वाटर के अलावा कोई और दूसरा सॉल्वेंट लिया जाए, लाइक जैसे आपके पास यहां पर लिखे हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं नॉन एक्वस, क्या बोलेंगे उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के बेस के ऊपर हमने इसको 3 तरह से क्लासिफाई, 2 तरह से क्लासिफाई कर दिया, एक एक्वस होगा तो दूसरा क्या होगा नॉन एक्वस, ठीक है। एक्वस कैसा होगा जिसके अंदर सॉल्वेंट वाटर होगा, और नॉन एक्वस क्या होगा जिसके अंदर सॉल्वेंट अदर देन वाटर होगा। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, ये थी आपकी सॉल्वेंट के बेस के ऊपर। नेक्स्ट करते हैं इसकी फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन के बेस पर, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट,
फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन के बेस के ऊपर हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं हमारे सॉल्यूशन को। तो फिजिकल स्टेट के ऊपर हम, अब फिजिकल स्टेट कितनी होती है आपके पास, 3 होती हैं, ठीक है। एक कौन सी होगी आपकी, सॉलिड होगी, दूसरी क्या होगी, लिक्विड, और क्या होगी इसके अंदर, गैस होगा। तो एक बार इंक डाल लेते हैं इनको। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, 3 फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन्हीं 3 स्टेट के ऊपर हम डिवाइड करते हैं, कौन सा, गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। 3 सॉल्यूशन हो गए हमारे यहां पर, गैसियस, सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन कौन से होंगे, देखो 2 कंपोनेंट होते हैं आपके पास, एक होता है सोल्यूट, तो दूसरा क्या होता है, सोलवेंट, ठीक है। एक सोल्यूट होगा तो दूसरा क्या होगा, सोलवेंट। अगर देखो सॉलिड, मैं लिखता हूं सॉलिड को डिसॉल्व किया गैस के अंदर, लिक्विड को डिसॉल्व किया गैस के अंदर, गैस को डिसॉल्व किया गैस के अंदर, तो हर स्टेट के अंदर क्या है यहां पर कि जो सोलवेंट जो हो कैसा आपका, गैसियस सोलवेंट है। और अगर सोलवेंट आपका गैसियस है तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा आपका, गैसियस बनेगा। दैट मींस कि जो फिजिकल स्टेट सोलवेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट आपके सॉल्यूशन की होगी। ऐसे ही सेम इसी के अंदर, इसके अंदर भी होगा। एक साइड आपके क्या है, सोल्यूट है, तो दूसरी तरफ क्या होंगे इसके, सोलवेंट होंगे। अगर सोल्यूट सॉलिड है और सोलवेंट भी सॉलिड है, सोल्यूट लिक्विड है तो सोलवेंट भी क्या होगा, यहां पर सॉलिड होगा। फिर भी अगर हम गैस को डिसॉल्व करवाते हैं सॉलिड के अंदर, सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करवाओ, लिक्विड को सॉलिड के अंदर डिसॉल्व करवाओ, या गैस को सॉलिड के अंदर डिसॉल्व करवाओ, हर कंडीशन के अंदर सोलवेंट कैसा है आपका, सॉलिड। अगर सोलवेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा आपका, सॉलिड बनेगा। सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड। सेम लिक्विड के केस के अंदर होगा। अगर सोलवेंट, यहां पर आपका सोल्यूट, ठीक, सोल्यूट क्या हो सकता है आपका, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करवाएं, या लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करवाएं, या किसी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करवाएं, हर कंडीशन के अंदर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी रहती है, लिक्विड। तो सॉल्यूशन कैसा हुआ आपका, लिक्विड सॉल्यूशन। किस टाइप का हुआ ये आपका, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट के बेस के ऊपर हम यहां पर फिजिकल स्टेट के बेस के ऊपर लिख सकते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल, या फिर आप उसको सेम एज सोलवेंट, ठीक है। जैसी फिजिकल स्टेट सोलवेंट की होगी सेम वही फिजिकल स्टेट आपकी किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी। किसकी, सॉल्यूशन की भी वही फिजिकल स्टेट होगी जो फिजिकल स्टेट आपके सोलवेंट की है। क्लियर है ना। ये था आपका सेकंड क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम करते हैं अब थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या थे कि वो सब्सटेंस जिससे मिलके क्या बनता है आपका सॉल्यूशन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। अब कंपोनेंट कितने, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस के ऊपर हम इसको क्लासिफाई करते हैं, लाइक जैसे कि आपके पास होता है बाइनरी सॉल्यूशन और टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन, बाई मींस क्या होता है, 2, ठीक, जिसके अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कितने कंपोनेंट हो, केवल 2 कंपोनेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। लाइक जैसे कि क्या होता है आपके पास, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, शुगर इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, ठीक है, साल्ट इन वाटर। देखो 2 कंपोनेंट है, एक क्या है साल्ट, दूसरा क्या है वाटर। तो कितने कंपोनेंट टोटल इसके अंदर, 2। एक शुगर, दूसरा वाटर, कितने कंपोनेंट, 2।
एक इथेनॉल, दूसरा वाटर। कितने कंपोनेंट है यहाँ पर भी? 2। ठीक है, तो टोटल कंपोनेंट कितने इसके अंदर हुए? 2 हो गए। तो क्या बनाएगा आपका सोल्यूशन? कैसा बना? बाइनरी सोल्यूशन। अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट की संख्या कितनी हो? 2 हो, तो सोल्यूशन कैसा बनेगा आपका? बाइनरी बनेगा। टर्नरी मतलब कि टर्न मतलब 3 कंपोनेंट। ठीक है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर क्या हो? 3 कंपोनेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्नरी सोल्यूशन। जैसे कि निक्रोम। निक्रोम एक एलॉय होता है बेटा, ठीक है ना। निक्रोम क्या होता है? एक एलॉय होता है। इसलिए हम निक्रोम किससे मिलके बनता है? निक्रोम निकल, क्रोमियम और आयरन। 3 कंपोनेंट हो गए ना। एक कौन है? निकल, एक क्रोमियम, एक क्या है इसका? आयरन। इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि निक्रोम जो है 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। दैट मीन्स कि ये कैसा सोल्यूशन होगा आपका? टर्नरी सोल्यूशन होगा। कैसा होगा ये? टर्नरी सोल्यूशन होगा। ओके, ठीक है। तो 2 कंपोनेंट वाले को क्या बोलोगे आप? बाइनरी। 3 वाले को क्या बोलोगे? टर्नरी। ऐसे अगर 4 कंपोनेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाटनरी सोल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको? क्वाटनरी सोल्यूशन। ठीक है, तो ये था आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। 3 तरह से हमने इसको क्लासिफाई कर दिया, फिजिकल स्टेट के बेस के ऊपर, सॉल्वेंट के टाइप के ऊपर और नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस के ऊपर। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि कुछ हम जब सॉल्यूशन बनाते हैं, ये हमेशा नहीं होता कि जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर है उसके अंदर अगर हम स्मॉल क्वांटिटी के अंदर कोई सब्सटेंस डाल देते हैं तो हमेशा उसका सॉल्यूशन बनेगा। ये जरूरी नहीं होता, इट नॉट ए कंपल्सरी कंडीशन। सोल्यूट सोलवेंट के अंदर डिसोल्व होना चाहिए। सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर डिसोल्व होना पड़ेगा, तभी आपका सोल्यूशन बनेगा। अगर हम पानी के अंदर पत्थर डाल देते हैं तो पत्थर जो होगा वो पानी के अंदर डिसोल्व नहीं होगा। ठीक है, पत्थर छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर डिकम्पोज नहीं करेगा, तब तक पत्थर पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये सोल्यूबल नहीं होगा। तो कोई भी सॉलिड सोलवेंट के अंदर सोल्यूबल होता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, देखते हैं। सोल्यूशन कब बनेगा? तो सोल्यूशन जब बनता तो उसके लिए 3 टाइप के फोर्स होते हैं, वो कंपलसरी नेसेसरी होते हैं। एक क्या होगा आपका? सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन। कैसा? सोलवेंट सोलवेंट के बीच का इंटरेक्शन। और क्या होगा? सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। ठीक है, सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन। थर्ड क्या होगा? सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन। ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट के बीच का इंटरेक्शन। 3 टाइप के इंटरेक्शन यहां पर काम करते हैं। सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन। सोल्यूट सोल्यूट का जो इंटरेक्शन जो है, इस इंटरेक्शन को ही ओवरकम करेगा सबसे पहले सोलवेंट। सोलवेंट का काम क्या होगा कि वो जो सोल्यूट सोल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन जो है उसको ओवरकम करना, मिनिमाइज करना, खत्म कर देना बिल्कुल। ठीक है ना, तो सोलवेंट सोल्यूट सोल्यूट के बीच का जो इंटरेक्शन होगा उसको कौन खत्म करेगा? सोलवेंट खत्म करेगा, और एक नया इंटरेक्शन बनेगा। और वो जो नया इंटरेक्शन हो किसके बीच में होगा? वो सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में इंटरेक्शन जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो इस सोल्यूट सोलवेंट के इंटरेक्शन के बेस के ऊपर हम 2 केस यहां पर मान के चलेंगे। फर्स्ट केस क्या होगा? केस फर्स्ट क्या होगा? इफ सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन ग्रेटर देन हो, किससे? सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन से एंड सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन से। ठीक है, अगर सोल्यूट सोलवेंट का इंटरेक्शन सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन और सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन से ज्यादा हो, कैसे? लाइक जैसे कि आपके पास है कि हमारे पास हमने क्या लिया? ए ले लिया और बी, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? सोल्यूट डाल दिया। ए सोलवेंट है, बी क्या है? इसके अंदर सोल्यूट। ए सबसे पहले बी को डिकम्पोज करेगा और डिकम्पोज करने के बाद एक नया इंटरेक्शन होगा सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में। अब क्या बनेगा आपके पास? ए बी बनेगा। अगर ए और बी के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है, ए और बी से ज्यादा, अगर ए बी में इंटरेक्शन ज्यादा है तो दैट मींस कि वापस से रिवर्स नहीं हो सकता, वापस रिवर्स नहीं हो सकता। ए और बी एक दूसरे के अंदर यूनिफॉर्मली कंपोजिशन के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर सॉल्यूशन बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन अगर सोल्यूट और सोलवेंट का इंटरेक्शन सोल्यूट सोल्यूट और सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन से ज्यादा है तो क्या होगा?
सॉल्यूशन फॉर्म्ड, ठीक है, सॉल्यूशन बनेगा। और जब लेस इंटरेक्शन से मोर इंटरेक्शन की तरफ जब जाते हैं, दैट मीन्स कि मोर लेस स्टेबल से मोर स्टेबिलिटी के अंदर जब जाते हैं, जब इंटरेक्शन बढ़ता है तो इस केस के अंदर एनर्जी बाहर रिलीज होती है, और जिस केस में एनर्जी बाहर रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो कैसा प्रोसेस होगा ये, एक्सोथर्मिक होगा। और ऐसा प्रोसेस जब एक्सोथर्मिक होता है तो देखो यहां पर एंथैल्पी के अंदर जो चेंज होगा, हीट ऑफ सॉल्यूशन यहां से निकलेगी, तो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, लेस देन 0, दैट मीन्स कि क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है ना। तो जब सोल्यूट सोलवेंट में इंटरेक्शन तो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन अगर बने तो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, और डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, दैट मीन्स लेस देन 0 होगा। सेकंड केस हम यहां पर एज्यूम करते हैं कि सेकंड और क्या हो सकता है इसके अंदर, सेकंड क्या हो सकता है, केस 2। सेकंड के अंदर क्या होगा कि सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन इज लेस देन सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन एंड सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन, ठीक है। अगर सोल्यूट सोलवेंट का इंटरेक्शन सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन और सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन से कम हो, लेट फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर और ऑयल है। अब वाटर और ऑयल, हम जब तक वाटर को हिलाएंगे तो क्या होगा, ऑयल को ये सेपरेट आउट कर देगा, ठीक है, और क्या होगा, एक वाटर और ऑयल का एक मिक्सचर यहां पर बन जाता है ना। बट वाटर और ऑयल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिल्कुल कम होता है एज कंपेयर टू दिस, इन दो इंटरेक्शन के कंपेरेटिवली इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन बिल्कुल ही कम होता है। इसलिए ये क्या करेंगे, वापस से अपने अपने वापस उसी के अंदर वाटर अलग हो जाता है, ऑयल अलग हो जाता है, और अलग अलग लेयर इसके अंदर बन जाती है। वाटर की लेयर अलग होगी, ऑयल की लेयर उसके ऊपर होगी, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं। दैट मीन्स कि सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में इंटरेक्शन नहीं था, इसीलिए वो अलग अलग हुए हैं। अगर सोल्यूट सोलवेंट में इंटरेक्शन कम है, दैट मीन्स सॉल्यूशन नॉट फॉर्म्ड, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सॉल्यूशन नहीं बनेगा, हम बनाना चाहते हैं तो हमें उसको हीट देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। अगर हम हीट उसको देंगे तो प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक, प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट देनी पड़ेगी, तो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। कैसे भी डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव। तो सोल्यूट सोलवेंट में इंटरेक्शन, अगर सोल्यूट सोल्यूट और सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन से कम है तो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं होगी नॉर्मली। उसको हमें अगर सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करवानी है तो हीट देनी पड़ेगी, दैट मीन्स प्रोसेस कैसा होगा आपका, एंडोथर्मिक होगा, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, कुछ केस के अंदर जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर फ्री एनर्जी की इक्वेशन भी पढ़ा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस के टी डेल एस। डेल्टा एच और टी डेल एस, इनके बेस के ऊपर हमारी जो डेल्टा जी की जो वैल्यू है दो आती हैं, या तो जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी या फिर जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है दैट मीन्स कि सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। दैट मीन्स कि प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो सॉल्यूशन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, ऐसे प्रोसेस जो अपने आप हो जाते हैं। लाइक आपने पानी में नमक डाल दिया, तो पानी में नमक डालने के बाद नमक अपने आप पानी में डिसॉल्व हो गया, वो प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। दैट मीन्स कि सॉल्यूशन की फॉर्मेशन वहां पर हो सकती है। बट अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो सॉल्यूशन जो प्रोसेस कैसा होगा आपका, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस दैट मीन्स कि अपने आप तो कुछ नहीं होगा, उसको करने के लिए हमने उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि सॉल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती अपने आप। क्लियर है। तो ये था सॉल्यूशन का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। क्लियर है। कल हम इसके अंदर करेंगे कंसंट्रेशन टर्म लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम मास परसेंटेज। ओके, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक आप इसके साथ जुड़े रहेंगे।